पहाड़ हो या मैदान, मूसलाधार बारिश हर जगह इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने खड़ी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से एक और ग्रामीण इलाकों में लोगों का जीना मुहाल है, तो शहरी इलाकों में भारी बारिश ने सारे इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। इसके चलते अब इंसानी जिंदगियों पर भी संकट मंडराने लगा है। ऐसी ही एक तस्वीर आज मथुरा से सामने आई। भारी बारिश की वजह से ओवरब्रिज के नीचे भरे पानी में डूब गई। बस में करीब 15 से 20 लोग सवार थे, लेकिन वक्त रहते अग्निशमन विभाग लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण की तरह पहुंचा और सभी सवारियों को बड़ी मुश्किल के रेस्क्यू करते हुए बाहर निकाला गया। और अब इन तस्वीरों की हर तरफ तारीफ हो रही है। मथुरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोई टेंशन नहीं, आ जाओ। अब तो बारिश के पानी में बस फंस गई, लेकिन वहां पर अग्निशमन विभाग का दस्ता पहुंचा और देखिए उसने कैसे लोगों को बचाया। दमकल विभाग ने लोगों का रेस्क्यू किया है। बस में 15 से 20 लोग सवार थे। ओवरब्रिज के नीचे जलभराव मुसीबत बना। आपने विमान हाईजैक की कई खबरें सुनी और देखी होंगी, लेकिन आपने बस हाईजैक होने का मामला शायद ही कभी सुना होगा। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश में सामने आया जिसने यूपी पुलिस के होश उड़ा दिए। यहां एक बस हरियाणा के गुरुग्राम से हाईजैक कर ली गई और फिर 3 राज्यों की सरहद को पार करते हुए इटावा जा पहुंची। लेकिन 34 सवारियों से भरी एक सवारी बस को आखिर किसने और क्यों हाईजैक किया, रिपोर्ट देखिए। बीच सफर में बस का हुआ हाईजैक। गुरुग्राम से चली कल्पना ट्रेवल्स की बस को जाना तो पन्ना था, लेकिन शायद किसी को नहीं पता था कि बीच में ही हाईजैक कांड हो जाएगा। श्रीराम फाइनेंस कंपनी के नाम पर हाईजैक। आगरा के पास ही बस का हाईजैक होता है। बस की स्टीयरिंग 4 गाड़ी सवारों के हाथ में होती है, जिनकी गाड़ियां गुरुग्राम से ही बस का पीछा कर रही थी और श्रीराम फाइनेंस कंपनी के नाम पर होता है बस का हाईजैक। हाईजैक कांड की इस उलझी हुई गुत्थी पहले आपको बताते हैं ये कहानी कहां से शुरू हुई थी। दरअसल 18 अगस्त की शाम को गुरुग्राम से एमपी के अनामगंज के लिए कल्पना ट्रेवल्स की बस निकली। बस अपनी रफ्तार से मंजिल की ओर बढ़ती जा रही थी कि तभी मथुरा होते हुए आगरा पहुंचते वक्त जाइलो गाड़ी से ओवरटेक किया। गाड़ी सवार 7 से 8 लोगों ने खुद को श्रीराम फाइनेंस कर्मी बताया और बस को रोक लिया। बस के ड्राइवर कंडक्टर को उतारकर सवारियों के साथ ले गए कार सवार। बस में फाइनेंस कर्मियों के 4 साथी बैठे और खुद बस चलाने लगे। बस को ग्वालियर रोड पर उतारकर सैया ले गए, फिर एक ढाबे पर खाना खिलाया। सभी सवारियों के पैसे कंडक्टर से वापस कराए और फिर दोनों को उतारकर बस लेकर चल पड़े। बस चालक ने मलपुरा थाने में जाकर पुलिस को हाईजैक की सूचना दी। मैं तो सो गया, ड्राइवर गाड़ी चलाता रहा। अब मेरे को जब उन्होंने पकड़ के जगाया, जब भी उठा के गाड़ी में ले गए अपनी, जब भी जगह में। अच्छा, हाँ। तो आप गुड़गांव से कहाँ जा रहे थे? अमानगंज। हाँ? अमानगंज, पन्ना जिला MP। उनने केवल जबरदस्ती पकड़ के अपनी गाड़ी में रख लिया। अच्छा, बस, और ले गए। क्या कह रहे थे वो? कह रहे थे हम फाइनेंस वाले हैं, 8 किस्तें तुम्हारा सेठ दे नहीं रहा है और हम फोन लगाते हैं तो ले उठाता नहीं, इसलिए हम गाड़ी ले जा रहे थे। बस के हाईजैक की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कई टीम बस को हाईजैक करने वालों की खोज में लगाई गई।
इटावा के पास कल्पना ट्रेवल्स की ये बस मिली। यात्रियों के सुरक्षित होने की भी खबर मिली, लेकिन बस हाईजैक करने वालों का कोई पता नहीं। जो डबल डेकर की बस थी, जिसके ड्राइवर, कंडक्टर और जो हेल्पर थे, उनके तहरीर के आधार पर थाना मलपुरा में डकैती की 364, 365, 342, 504, 506 सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और टीमें बनाकर हम लोगों ने गाड़ी, जो डबल डेकर बस है, उसकी रिकवरी के लिए भी हमने आसपास के जनपदों में दूसरे जोन में भी सूचना प्रसारित की थी। और उसी सूचना के क्रम में जो बस है उसको इटावा, जनपद इटावा के बलरई थाने के एक ढाबे से बरामद कर लिया गया है। बस की तलाश में सबसे पहले जिस यात्री से पुलिस का संपर्क हुआ, अब उस चश्मदीद की जुबानी सुनिए बस हाईजैक की पूरी कहानी। और आगरा पहुंचने वहाँ हमें बस चेंज हुआ हमारा, और हमें दूसरी बस में बैठाया गया। किसने बैठाया? हमें कंडक्टर ने बैठाया गया। ठीक है। और जब हम वो दूसरी गाड़ी में बैठ गए तो हमें दूसरी गाड़ी से आगे ले जाया गया। और भी उस गाड़ी जब बैठाया गया तो बाहर गाली गलौज हो रहा था। किसका हो रहा था? वो सर, वो बाहर गाली गलौज हो रहा था। तुमने देखा किसका हो रहा था? नहीं देखा सर। ठीक है। और फिर हम आगे निकल आए। अब जब हम ग्वालियर पहुँचे तो ग्वालियर में हमारी बस चेंज की गई है। बस की रफ्तार के साथ हाईजैक की कहानी उलझती ही जा रही थी। सवाल था, आखिर कौन है वो शातिर जिन्होंने फाइनेंस कंपनी के नाम पर वारदात को अंजाम दिया। बस को हाईजैक करने वालों ने श्री राम फाइनेंस कंपनी के नाम का इस्तेमाल किया था, क्योंकि जिस बस के फाइनेंस होने की बात कही जा रही थी, किश्तों के न भरे जाने की बात कही जा रही थी, उस बस मालिक अशोक अरोड़ा ने कोई भी कर्ज श्री राम फाइनेंस कंपनी से लिया ही नहीं था, जिसकी पुष्टि बस मालिक के रिश्तेदार ने की है। आकस्मिक मृत्यु होने के कारण मेरे परिवार की ये बस है, जिस कारण कोई भी परिवार सदस्य यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि आकस्मिक मृत्यु हुई है। सारे परिवार वहाँ सम्मिलित है। और इसी कारण मैं चूँकि लोकल में होता हुआ इस चीज़ की जानकारी लेने आया हूँ। कुछ तमाम न्यूज़ चैनलों से मुझे ये पता लगा कि बस झांसी के पास कहीं प्राप्त हो गई है, पुलिस तफ्तीश में लगी थी। ऐसा बस, जो कि मुझे जानकारी प्राप्त है, बस फाइनेंस नहीं थी, वो किसी ने साजिश के तहत उसको उठवा लिया है। आगे क्या तफ्तीश चल रही है, इसकी जानकारी मैं लेने के लिए यहाँ पे। आपके कौन है जो बस मालिक थे? ये मेरे ससुर साहब हैं, मेरे साले की। गगन के बयान के बाद इस पूरे मामले में खुलासा हुआ एक नई कहानी का, जिसमें नाम आया प्रदीप गुप्ता का। प्रदीप गुप्ता, जिसका सीधा कनेक्शन सामने आया इस हाईजैक कांड से। कि प्रदीप गुप्ता नाम का व्यक्ति ये वर्ष 2018 में इटावा से जो है फर्जी आरटीओ के रूप में करप्शन एक्ट में जेल भी जा चुका है। ये आरटीओ के कार्यालय में दलाली का काम करते हैं और वहीं से पिछले 2018 में जेल गया है। और बहुत सारे ट्रांसपोर्टर एजेंसियों से या ट्रांसपोर्टर कंपनीज से इनका टाई अप है और इसी प्रकार के लेन देन के इसके झगड़े विवाद रहे हैं। देखिए, प्रदीप गुप्ता की पहचान होने के उपरांत हमारी टीम उसके ठिकाने और उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने अपनी टीम को फिरोज़ाबाद, इटावा और जैतपुर के क्षेत्र में भेजा है। वहाँ हमारी जो है 5 टीमें लगी हुई हैं जो इसकी गिरफ्तारी में हैं। प्रदीप गुप्ता के एक साथी का भी पता चला है जिसकी एक्सयूवी गाड़ी होना पाया गया है। उस प्रदीप यादव के जो कि कचौड़ा घाट चित्रहाट का रहने वाला है, उससे पूछताछ की जा रही है, जानकारी की जा रही है। क्योंकि प्रदीप गुप्ता ही वो शख्स है जिसने वारदात के वक्त खुद को श्रीराम फाइनेंस कंपनी का बताया था और कंपनी के नाम का इस्तेमाल किया था। दोनों के बीच क्या कनेक्शन है, इसे समझिए। फिरोजाबाद के व्यापारी प्रदीप गुप्ता पर बस हाईजैक का आरोप। बस हाईजैक के लिए श्रीराम फाइनेंस का नाम लिया। पुलिस ने बस हाईजैक के आरोपी प्रदीप गुप्ता की तलाश शुरू की। बस मालिक और प्रदीप गुप्ता के बीच पैसों का था लेन देन। अशोक अरोड़ा की मौत के बाद प्रदीप को रकम डूबती नजर आई। प्रदीप गुप्ता ने रकम वसूली के लिए बस हाईजैक करवाई। आगरा की पुलिस की कई सारी टीमें प्रदीप गुप्ता को अरेस्ट करने का प्रयास कर रही हैं। प्रदीप गुप्ता के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत ही कुख्यात व्यक्ति है, आरटीओ ऑफिस का वो दलाल है और पहले भी एक बार वो इसी कुछ गलत मामलों में वो जेल जा चुका है। आगरा से कैमरा पर्सन दिलीप सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।
बस के बाद अब बात बारिश की। आज यूपी के कई शहरों में बदइंतजामी की पोल खुल गई। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद कई शहरों का हाल बेहाल हो गया। देखिए किस तरह यूपी के तमाम शहरों में जिंदगी जल जमाव में फंस गई। मूसलाधार बारिश ने यूपी के कई शहरों की सूरत बिगाड़ दी। कहीं बीच सड़क पर एम्बुलेंस फंस गई तो कहीं अंडरपास में कार डूब गई। तमाम जगहों सड़कों पर नदियां बहने लगी और रिहायशी इलाके तालाब बन गए। जगह जगह जल जमाव और जाम ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया। ताबड़तोड़ बारिश ने कुछ ही घंटों में गाजियाबाद की सड़कों और कॉलोनियों का क्या हाल बना दिया, उसे इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। बारिश के विकराल रूप ने जिंदगी अस्त व्यस्त कर दिया। थाना लोनी बॉर्डर की इंदिरापुरी चौकी भी जलभराव के चलते चौकी में घुसना दुश्वार लगता है। पुलिस स्टाफ पैर ऊपर करके बैठे हैं। चौकी के हर कमरे में लबालब पानी है। ये तस्वीर भी गाजियाबाद की ही है। यहाँ के गौशाला अंडरपास में बरसात का पानी भर गया, जिससे नोएडा आना जाना मुश्किल हो गया। बारिश ने गाजियाबाद नगर निगम की पोल खोल दी है। बारिश ने नोएडा का भी बुरा हाल कर दिया है। नोएडा और गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाले NH-24 पर बारिश के चलते लंबा जाम लग गया। बारिश ने यहाँ जिंदगी की रफ्तार धीमी कर दी। नोएडा के अंदर भी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। नोएडा एक हाईटेक सिटी है, लेकिन कुछ ही घंटों की बारिश में यहाँ की कॉलोनियों में पानी भर गया। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। हर जगह जल जमाव और जाम ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया। मेरठ के ऋषिनगर, मधुबन का करखेड़ा और टीपी नगर में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर पानी लबालब भर गया। जल भराव की वजह से यहाँ एक एम्बुलेंस फंस गई। काफी देर मशक्कत के बाद एम्बुलेंस को निकाला गया। उधर हापुड़ में भी मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका प्रबंधन द्वारा शहर के नालों की साफ सफाई और मेंटेनेंस कराने के दावों की धज्जियां उड़ा दी। करीब 2 घंटे तक हुई बारिश से शहर पानी पानी हो गया। यही हाल बुलंदशहर का था। सिकंदराबाद, गुलावटी, औरंगाबाद, सियाना, बुलंदशहर नगर और देहात में भारी बरसात के चलते कई जगहों पर जलभराव की समस्या पैदा हो गई। शामली में तो सड़कों पर बहते पानी को देख बच्चों की मौज आ गई। बच्चों ने सड़कों को ही स्विमिंग पूल बना दिया। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते जलस्तर ने किनारों को अपनी आगोश में ले लिया है। पानी ऊपर तक आने की वजह से मणिकर्णिका घाट पर शवदाह को अब ऊपर करना पड़ रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 1 सेमी प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। एक तो बढ़ा हुआ जलस्तर और ऊपर से सरकारी व्यवस्था की अनदेखी कहीं न कहीं आम जनता की परेशानी का कारण बन रही है। सबसे पहले हम आपको मणिकर्णिका घाट की तस्वीर दिखाते हैं। अब देखिए, हर तरफ आपको गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ, घाट के ऊपर शवदाह करना पड़ रहा है। शवदाह के लिए जगह कम पड़ गई है, लिहाजा जो शव यात्री आ रहे हैं उनको घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और शवदाह करने में भी दिक्कतें हो रही हैं। बाराबंकी में सरयू नदी का कहर गोंडा जिले की सीमा पर बसे जनपद के मझायरपुर गांव के लोगों पर इस कदर भारी है कि यहाँ लोगों की सारी फसल, घर गृहस्थी का सारा सामान पानी में डूबा हुआ है। भारी बारिश के चलते कासगंज की पटियाली तहसील में गंगा की तराई इलाके में बसे तटवर्ती गांव इन दिनों बढ़ते जलस्तर की चपेट में है। पटियाली तहसील के 4 गांव ऐसे हैं जिनमें हालात बिगड़ गए हैं। उधर गोंडा में भी कई बैराज से छोड़े गए पानी के बाद घाघरा और सरयू नदी उफान पर है। कर्नलगंज तहसील क्षेत्र में बाढ़ चलते लोग पलायन करने को मजबूर है। जिला प्रशासन लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में जुटा हुआ है।
बस्ती में भी सरयू लोगों को डरा रही है। सरयू किनारे बसे कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों की माने तो हर साल ऐसे ही बदतर हालात होते हैं। बहराइच में घाघरा नदी ने पिछले 15 दिनों से भारी तबाही मचा रखी है। जिले की 4 तहसीलों में मसई, नानापारा, महरीपुरवा और कैसरगंज के तकरीबन 80 से अधिक गाँवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग बेहाल हैं, संपर्क मार्ग कट गए हैं और बाढ़ पीड़ित सुरक्षित स्थानों की तलाश में बांध पर अपना आशियाना बनाए हुए हैं। पहले कोरोना और मूसलाधार बारिश तमाम शहरों में जिंदगी रुक सी गई है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि तमाम इंतजामों के बावजूद कुछ ही घंटों की बारिश में तमाम सरकारी इंतजामों का ये हाल क्यों हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इधर उत्तराखंड में हर तरफ तबाही मची हुई है। जगह जगह बारिश और भूस्खलन की तस्वीरें वहां से आम हो गई हैं। कहीं बारिश आफत बनकर बरस रही है तो बाढ़ से लोगों की मुसीबतें बढ़ी दिखाई दे रही हैं। देखिए किस तरह देवभूमि में बारिश और भूस्खलन आफत बनकर आई है। उत्तराखंड में मौसम का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इस साल तक अभी तक बारिश ने पिछले साल की तुलना में ज्यादा तबाही मचाई है। मौसम विभाग ने भी 20 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो भारी बारिश से पहाड़ों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ेंगी। वहीं मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ेगा। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर चेतावनी लेवल पर पहुंच गया है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से गंगा उफान पर है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के चलते यहां गंगा के खतरे का निशान 294 मीटर तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। गंगा के चेतावनी लेवल पर पहुंचने से गंगा के तटवर्ती इलाकों सहित यूपी में बाढ़ के खतरे का अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार में भी तटवर्ती इलाकों में आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात कर दी गई हैं। पिथौरागढ़ के तेजम तहसील में बांसबंगड़ में अचानक आसमानी कहर टूट पड़ा, जिससे झरने का पानी गांव की ओर बहने लगा। गांव की ओर पानी आता देख गांव वाले दहशत में आ गए। आनंद फानन में गांव वाले नाले की ओर बढ़े। आनंद फानन में गांव वालों ने नाले का मुंह नदी की ओर किया। इसके चलते ग्राम पंचायत बांसबंगड़ में कोई बड़ी अनहोनी होने से बच गई। वहीं पिथौरागढ़ में बंगापानी तहसील के टांगा गांव में बादल फटने से आई आपदा के 1 महीने बीत जाने के बाद भी प्रभावित परिवार आज भी अपने घरों को लेकर चिंतित है। टांगा गांव की आपदा में बचे लोगों का कहना है कि आपदा के दौरान आश्वासन बड़े मिले, पर आज हालात ये है कि अपने पूरे घर के लोगों को खोने के बाद अपना इलाज भी खुद कराना पड़ रहा है। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। मसूरी देहरादून मार्ग पर कई जगह भारी भूस्खलन हुआ, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। यहाँ भूस्खलन की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सड़क पर आए मलबे से मार्ग बाधित हो गया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में पीडब्ल्यूडी ने जेसीबी लगाकर मलबे को हटाया, तब जाकर यातायात फिर से शुरू हुआ। उत्तरकाशी में बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री नेशनल बंद हो गया। गंगोत्री रोड पर डाबरानी के पास भारी भूस्खलन की वजह से रास्ता बंद हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। देर रात भारी बारिश के चलते पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गए हैं, जिसकी वजह से गंगनानी और डाबरानी में आवाजाही करने वालों की लंबी कतार लग गई है। दूसरी तस्वीर उत्तरकाशी के नगर पालिका क्षेत्र कालेश्वर मार्ग की है, जहां जबरदस्त जल भराव देखने को मिला। लोग अपने घरों से पानी निकालते हुए नजर आए। यहाँ पानी का बहाव इतना तेज था कि अपने साथ स्कूटी तक बहा ले गया। चमोली में हो रही लगातार बारिश से जिले में करीब 16 लिंक मोटर मार्ग सहित चमोली उखीमठ राष्ट्रीय राजमार्ग 107 बाधित चल रहे हैं। फिलहाल मार्ग बंद होने से हाईवे पर मंडल से चुपाता की तरफ जाने वाले वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। देर रात से जारी बारिश ने चमोली के विकास खंड घाट स्थित बिजार गांव में भी भारी तबाही मचाई है। यहाँ गांव के पास बह रहे नाले के उफान पर आने से कई घरों के अंदर पानी और मलबा भर जाने से लोग परेशान और दहशत में हैं। केदार घाटी में बारिश जमकर तबाही मचा रही है। बारिश से मंदाकिनी नदी और दूसरे नदी नाले उफान पर हैं। मंगलवार रात को हुई बारिश के बाद केदार घाटी का गबनी गदेरा उफान पर आ गया और किनारे स्थित लैंको कंपनी की कई मशीनों को अपने साथ बहा कर ले गया। केदार घाटी के जामू गांव में भी
बारिश से भारी नुकसान हुआ है। बारिश के कारण 2 गौशालाएं ध्वस्त हो गई, जबकि फाटा जामू मोटर मार्ग जगह जगह ध्वस्त हो गया। कई स्थानों पर तो मोटर मार्ग का नामो निशान मिट गया है। किसानों के खेत, खलिहान, बगीचे भी आपदा की भेंट चढ़ गए। पूरे उत्तराखंड में बारिश और उसके बाद भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। प्रशासन की तरफ से किए गए इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में इस तरह की आपदा नई नहीं है। 2013 में आई महाआपदा के जख्म आज भी भरे नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार अपनी गलतियों से सबक कब लेगी।